Welcome back to my channel. My name is Atiya Zanab and thank you for clicking to get the explanation, to get the plot, setting, characters, themes, summary. That means I'm going to tell you each and everything of the story entitled The Model Millionaire by Oscar Wilde. Without wasting time, let's get started. सबसे पहले कैरेक्टर्स आप देख लीजिए, 4 कैरेक्टर्स है इसमें। ह्यूही अर्स्किन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, काफी अच्छा दिखता है ये, चार्मिंग गुड लुकिंग यंग मैन है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत ही इनकम इसकी है और इसने काफी प्रोफेशंस अलग अलग ट्राई की है लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन दिखता बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी करता है, ठीक है, और जेनरस भी है, काइंड है। तो कुल मिला के हमारा यही मेन लीड रोल प्ले करने वाला है पूरी स्टोरी में, ह्यूही अर्स्किन। सेकंड कैरेक्टर लॉरा मोर्टन। लॉरा मोर्टन इज द गर्ल जिससे ह्यूही अर्स्किन को प्यार हो जाता है। ह्यूही अर्स्किन, मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इनकम है इसकी, तो ये लॉरा मोर्टन से शादी करना चाहता है। लेकिन जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई थी उस वक्त लोगों का दिमाग इतने ऊंचे रहते थे कि वो जो फादर्स होते थे वो अपनी बेटी के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हस्बैंड और अपना सन इन लॉ ही प्रेफर करते थे। तो लॉरा मोर्टन के फादर ने ह्यूही अर्स्किन को मना कर दिया था कि जब तक तुम 10,000 पाउंड के हकदार नहीं होते, कहीं से भी मैनेज करो, जब तक तुम 10,000 पाउंड के हकदार नहीं होते तब तक मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करने वाला। तो लॉरा मोर्टन का ज्यादा रोल नहीं है, बस इतनी सी बात दिखाई गई है स्टोरी में कि लॉरा मोर्टन इज द गर्ल जिसको ह्यूही अर्स्किन पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। लॉरा मोर्टन इज ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स हिम, वो भी उसको प्यार करती है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है एलन ट्रेवर। तो एलन ट्रेवर इज अ पेंटर जो कि ह्यूही अर्स्किन का बहुत अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है और बहुत अच्छा पेंटर है ये एलन ट्रेवर। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इस स्टोरी में। एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है ये एलन ट्रेवर और इसकी जो पेंटिंग्स हैं बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन देखने में ये बहुत स्ट्रेंज सा, अजीब सा इंसान है, इसकी झाइयां पड़ी हुई हैं चेहरों पर, तो गुड लुकिंग नहीं है एलन ट्रेवर, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और लोग इसकी पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं और इसकी पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बैरन हॉसबर्ग का। बैरन हॉसबर्ग एक बहुत ही वेल्दी इंसान है जो कि एलन ट्रेवर के पास आता है कि वो उसकी बेगर की पेंटिंग बना दे। यानी है वो बहुत रिच इंसान, बहुत वेल्दी इंसान, लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए कि बेगर्स को कैसा फील होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो वो एलन ट्रेवर के पास जाता है, उसे कहता है मुझे कुछ बेगर के कपड़े दो और तुम मुझे मेरा एक पेंटिंग बना के दो, ठीक है। तो ये जो बैरन हॉसबर्ग है ये एलन ट्रेवर से अपनी एक पेंटिंग की डिमांड रखता है। तो ये रोल है बैरन हॉसबर्ग का। अब हम कवर करते हैं इसकी समरी की, कहानी में है क्या। तो कहानी बहुत छोटी सी है, वो ये कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ह्यूही अर्स्किन, वो दिल का बहुत अच्छा है, देखने में हैंडसम है, चार्मिंग है, लेकिन बेचारे की इनकम बहुत कम है और लॉरा मोर्टन से शादी तो करना चाहता है। लेकिन इसके फादर इन लॉ ने एक शर्त रख दी कि 10,000 पाउंड जब तुम्हारा अपना हो जाए तब तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए बोलना, ठीक है। तो बेचारा परेशान है, बहुत ज्यादा प्रोफेशन चेंज कर रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो भाई एक दिन रास्ते से वो लौट रहा था तो उसकी मुलाकात होती है अपने फ्रेंड से। उसका फ्रेंड कौन? एलन ट्रेवर, जो कि एक पेंटर है। तो एलन ट्रेवर के जब ये पास पहुंचता है तो देखता है कि एलन ट्रेवर एक पेंटिंग कर रहा था। किसकी पेंटिंग कर रहा था? अभी मैंने आपको पीछे बताया, बैरन हॉसबर्ग की। मैंने आपको बताया कि बैरन हॉसबर्ग को ये शौक आ पड़ा था कि मैं हूं तो बहुत रईस, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस कर रहा है गरीबी कैसी होती है, मेरा एक पेंटिंग बना के दो। तो वही पेंटिंग वो कर रहा था। तो जब ये ह्यूही अर्स्किन पहुंचता है एलन ट्रेवर के पास, तो उसे नहीं पता होता है कि ये कौन बैठा है। वो सीधे देखता है कि एक बेगर बैठा हुआ है, बेचारे की क्या अजीब सी हालत हो रही है। तो वो एलन ट्रेवर से कहता है, यानी जो पेंटर था उसका फ्रेंड से पूछता है कि ये बताओ तुम ये जो मॉडल्स बैठवाते हो, मतलब पेंटिंग के लिए जो लोग बैठते हैं ना उन्हें मॉडल्स कहा जाता है। तो टाइटल में भी जो मॉडल यूज हुआ है वो पेंटिंग वाले मॉडल के लिए ही यूज हुआ है। तो वो पूछता है अपने फ्रेंड से कि ये बताओ तुम बेचारे को इतने देर तक बिठाए रहते हो, इन लोग को तुम क्या पे करते हो? तो कहता है कि 1 घंटे का मैं 1 शिलिंग पे करता हूँ।
तो बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है ये ह्यूही अर्स्किन इस बात को सुन के, तरस आ जाता है उसको भिखारी पर कि कैसे बेचारा, उसको तो नहीं पता था ना कि ये बैरन हॉस पर एक वेल्दी मैन बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कोई बेचारा उसने किसी को बुलाया है, किसी भिखारी को, और बिठाया हुआ है पेंटिंग बनाने के चक्कर में, और बेचारे को 1 घंटे में 1 शिलिंग दे रहा है। तो उसको बहुत अजीब लगता है ह्यूई अर्स्किन को। तो वो दोबारा पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना मिलता है इस पेंटिंग का? तो कहता है कि मुझे 2000 पाउंड मिलते हैं। तो ह्यूई अर्स्किन को बहुत ज्यादा शौक लगता है, कहते हैं कि ये कैसी बात है, तुम अपने इस काम का कितना कम शेयर तुम उसको दे रहे हो, वो भी तो मेहनत कर रहा है, तुम्हारी तरह बैठा हुआ है बेचारा कब से ऐसी। तो इसको गुस्सा सा आ जाता है इसके फ्रेंड को, कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम ये नहीं समझते हो अभी कि आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगती है, वो तो केवल बैठा हुआ है एक जगह, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो एक जगह बैठा हुआ है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत लगती है, तुम एक दिन रियलाइज जरूर करोगे कि आर्ट में भी बहुत ज्यादा ताकत लगती है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो कुल मिला के वो ये बताना चाह रहा है कि मैं 2000 पाउंड डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है। तो पूरी बातें होती रहती हैं, एलन ट्रेवर ये नहीं बताता है ह्यूई अर्स्किन को कि ये भिखारी सच में नहीं है, ये एक मिलियनेयर है, बहुत अमीर आदमी है, ये सिर्फ पेंटिंग बनवा रहा है अपनी बैठ के, तो कुछ नहीं बताता है। तो भाई ह्यूई अर्स्किन को तरस आ जाता है, तरस खा के वो अपने पॉकेट में देखता है कि मेरे पास कितने पैसे, बेचारे के पास खुद के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर भी जितना भी था तो वो एक सोवरेन निकालता है। सोवरेन एक फॉर्मर गोल्ड कॉइन होता था, ठीक। तो ये निकाल के उस बेगर को दे देता है तरस खा के, बहुत अजीब सा फेस बना के देता है, जिससे बैरन हॉसबर्ग को बहुत अजीब सा एहसास होता है। उसको रियलाइज होता है कि असली जो रिचनेस है, अमीरी है, वो लोगों को देने में है। यानी वो ये देख रहा था कि इस इंसान के पास, ह्यूई अर्स्किन के पास खुद पैसे नहीं है, फिर भी जितने हैं उसमें से ये मुझे देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक अलग सा एहसास होता है बैरन हॉसबर्ग को, बहुत अच्छा लगता है। तो बस बैरन हॉसबर्ग एलन ट्रेवर से ह्यूई अर्स्किन के बारे में सारे सवाल पूछने लगता है कि ये कौन था जिसने मुझे सोवरेन दिया, और कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है। तो सारी डिटेल्स एलन ट्रेवर दे देता है कि है बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा इनकम नहीं है इसकी, वो शादी करना चाहता है लेकिन इसके पास 10,000 पाउंड नहीं है, और उसके बाद इन लोगों ने शर्त रखी है, पूरी बात बता देता है एलन ट्रेवर उस बैरन हॉसबर्ग को। अब नेक्स्ट डे एलन ट्रेवर और ह्यूई अर्स्किन की मुलाकात होती है फिर से। तो बातों बातों में ह्यूई अर्स्किन पूछता है कि तुम्हारी पेंटिंग खत्म हो गई, वो जो तुम कल बना रहे थे? एलन ट्रेवर जवाब देता है कि हाँ खत्म हो गई। तो ह्यूई अर्स्किन कहता है बहुत मुझे तरस आ रहा था उसके ऊपर, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसको दे दूं। अभी तक ह्यूई अर्स्किन को तो नहीं पता है कि वो बैरन हॉसबर्ग एक मिलियनेयर है, वो बेगर नहीं है, इसको नहीं पता है। बीच में काफी हंसी मजाक दिखाया गया है, लेकिन फाइनली ह्यूई अर्स्किन को जब पता चल जाता है कि वो कोई बेगर नहीं है, वो एक मिलियनेयर है, तो ह्यूई अर्स्किन को बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, एक इतने अमीर आदमी को मैंने भीख दे दी, तो बहुत गिल्टी फील करने लगता है वो। अब अगले दिन होता यह है कि ह्यूई अर्स्किन के पास बैरन हॉसबर्ग का एक आदमी आता है लिफाफे में कुछ लेकर। तो ह्यूई अर्स्किन जब सुनता है कि बैरन हॉसबर्ग का ये मैसेंजर है, तो वो डर जाता है, एम्बैरेसमेंट फील करते हुए वो कहता है कि सर मेरी बहुत ज्यादा अपॉलॉजीज है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ बैरन हॉसबर्ग सर से, मुझे नहीं पता था नॉल, मतलब ये वो कहना ही चाह रहा था कि जैसे ही वो एनवेलप ओपन करता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे लिए तोहफा है 10,000 पाउंड, जो इस ह्यूई अर्स्किन को रिक्वायर्ड थे अपने लवर से शादी करने के लिए, वो बैरन हॉसबर्ग इसको दे देता है। ठीक है, तो बैरन हॉसबर्ग के 10,000 पाउंड देने की वजह से ह्यूई अर्स्किन की शादी हो जाती लॉरा मॉर्टन से, और उस शादी में आगे आगे रहता है एलन ट्रेवर। तो ये तो थी समरी। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, हाउ द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, और लेट्स डिस्कस टाइटल एनालिसिस। तो भाई नाम है सॉरी का द मॉडल मिलियनेयर। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ जो मॉडल यूज हुआ है वो पेंटिंग मॉडल है, यानी पेंटिंग के लिए पेंटर्स जो एक इंसान के पेंटिंग बनाते हैं, वो इंसान जो बैठा रहता है बहुत देर तक, उसे मॉडल कहते हैं फॉर पेंटिंग। तो यहाँ पर द मॉडल मिलियनेयर यानी कि एक ऐसा मॉडल जो पेंटिंग बनवा रहा था, लेकिन वो कैसा था, मिलियनेयर था। तो भाई पूरी कहानी इसी पर ही तो है कि कैसे ह्यूई अर्स्किन को 10,000 पाउंड मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडल हु वाज अ मिलियनेयर। तो एक तो ये हो गया कि उसी मॉडल मिलियनेयर के अराउंड सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, जैसे जो स्टोरी का टाइटल है वो है द मॉडल मिलियनेयर। बट इस टाइटल में एक सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है, यानी एक छुपा हुआ मीनिंग भी है, वो ये
कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉडल वर्ड यूज हुआ है वो पेंटर मॉडल के लिए यूज हुआ है, लेकिन अनदर मीनिंग दैट कम्स इन अ हिडन वे वो ये कि जैसे हम लोग कहते हैं ना रोल मॉडल, तो वो वाला रोल मॉडल सिंबोलिज्म के फॉर्म में आया है कि एक ऐसा मिलियनर जो दूसरे मिलियनर्स के लिए रोल मॉडल का वर्क करता है, वो है बैरन हॉसबर्ग। यानी बैरन हॉसबर्ग अमीर होते हुए भी कैसे ह्यूई अर्स्किन के लिए उसके अंदर फीलिंग आ जाती है कि वो उसे सीख लेता है कि असल जो अमीरी होती है वो ये होती है कि इंसान को दूसरों को देना आना चाहिए, इंसान का जो दिल होता है वो बड़ा होना चाहिए, भले ही आपके पास पैसा कितना कम हो। तो इस तरीके से ऑस्कर वाइल्ड ने हमको एक ऐसा मिलियनियर बताया है अपने स्टोरी के जरिए, दैट इज अ रोल मॉडल फॉर अदर मिलियनियर्स और फॉर अदर पीपल। बात करें प्लॉट की, अगर आपको प्लॉट लिखने को आता है तो प्लॉट का मतलब होता है एक तरीके से समरी, शॉर्ट में बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे शेयर कराई दे रही हूँ, आपको पूरी स्टोरी तो मैंने बता ही दी है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। अब बात करते हैं अप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी। कभी कभी आपको लिखने को अगर आ जाए अप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी तो आप कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ देखते हैं इस स्टोरी के जरिए कि ये स्टोरी एक तरीके से सटायर करती है, कमेंट मारती है। उस वक्त विक्टोरियन इंग्लैंड, जो मैंने अभी आपको बताया था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज चल रहा था उस वक्त, तो विक्टोरियन इंग्लैंड में जो वैल्यूज थी अपर क्लास सोसाइटी की कि अपर क्लास मेंबर जो है वो किसी अपर क्लास मेंबर से ही शादी कर सकता है, तो यही दिखाया ऑस्कर वाइल्ड ने ह्यूई अर्स्किन कैरेक्टर के जरिए कि वेल्थ और चार्म नेसेसरी होती है, दोनों ही नेसेसरी होती लव एंड रोमांस के लिए। केवल आपके अंदर चार्म होना जरूरी नहीं है, हैंडसम होना जरूरी नहीं है, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, राइट। दूसरी तरफ स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है कि कैसे ह्यूई को अपनी जनरसिटी के लिए 10,000 पाउंड्स मिल जाते हैं, ये इस तरफ इशारा करता है, ऑस्कर वाइल्ड के जरिए इस तरफ इशारा होता है कि गुड डीड्स को रिवॉर्ड किया जाता है भले ही देर से हो। और दूसरी तरफ ये हाईलाइट हो रहा है कि कैसे बैरन हॉसबर्ग अमीर होने के बाद भिखारी बनकर झूठा दिखावा कर रहा है, प्रिटेंस वो कर रहा है। तो ये बड़ा सटायर है एक तरीके से ऑस्कर वाइल्ड का। तो ये मैसेज हमें मिलता है यहाँ से, मैसेज ऑफ द स्टोरी भी आपको समझ आ जाएगा कि जो अपीयरेंसेस होते हैं, जो इंसान देखने में लगता है वो धोखा हो सकता है। जैसे कि बैरन हॉसबर्ग, देखने में वो बेगर था लेकिन वो असल में क्या था, वो मिलियनर था। इसी तरीके से ह्यूई अर्स्किन बहुत चार्मिंग जेंटलमैन, बहुत गुड लुकिंग हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे की क्या है, कमी है। तो एक तरीके से ये स्टोरी जो है वो कमेंट की है, ओपन कमेंट है विक्टोरियन इंग्लैंड के उस वक्त की वैल्यूज पर। बहुत क्लेवरली सटायर किया है, हंसी हंसी में। और ये हाईलाइट किया गया है कि अपर क्लास कितना अपने आप को सुपीरियर समझता है, जैसा कि लॉरा मॉर्टन के फादर ने ह्यूही अर्स्किन को एक्सेप्ट नहीं किया जब तक उसके पास 10,000 पाउंड्स नहीं हो गए। और साथ में ये स्टोरी दिखाती है इम्पोर्टेंस किस चीज की, अपीयरेंसेस से भी पार दिखना, यानी कि जैसा इंसान दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता है। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी की भी अटायर को देखेगा। जरूरी नहीं है कि जो देखने में बहुत रिच हो तो वाकई वो रिच हो, या देखने में जो बेगर हो वो वाकई बेगर हो। तो इंसान जो अमीर गरीब होता है वो दिल से होता है, जैसा कि हमने बैरन हॉसबर्ग और ह्यूही अर्स्किन को देखा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थीम्स को। थीम कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आप किस कंक्लूजन में पहुंचते हो कि किन किन सब्जेक्ट्स पर बात हुई है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। तो यस, काइंडनेस, जेनरसिटी, ठीक है। जैसे आपको अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है शायद, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि काइंडनेस जेनरसिटी किसकी बात हो रही, ह्यूई अर्स्किन की बात हो रही है। सोशल क्लास दिखाया गया है, सुपरफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी दिखाई गई है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस, नेक्स्ट हो सकता है ब्यूटी वर्सेस वेल्थ। तो ये सब मेन सब्जेक्ट्स हैं। इस स्टोरी को जानने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सारे पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं स्टोरी के थीम्स में। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर के बिगनिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ये स्टोरी एक ऐसे एरा में लिखी गई थी जब प्रिविलेज और डिप्राइव्ड, मतलब अमीर और गरीब लोगों के बीच वास्ट डिफरेंस था। कैसे एक गरीब लड़के को गरीब होने के बाद भी अपनी एक पहचान मिलती है, ये पूरी स्टोरी में है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, मैं एक एक लाइन इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपके पास अगर बुक है, बुक में देखते रहिएगा, या अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप लाइन्स को देखते रहिएगा, ठीक है। अनलेस वन इज वेल्दी, यानी जब तक, वन का मतलब होता है एवरीवन या एनीवन,
यानी जब तक कोई इंसान अमीर ना हो, वेल्दी मीन्स अमीर ना हो, देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है किस चीज में, बीइंग अ चार्मिंग फेलो, एक गुड लुकिंग इंसान होने में। नहीं, गुड लुकिंग इंसान अगर आप हैं, आप अमीर नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है आपके गुड लुकिंग होने का। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, प्रिविलेज कहते हैं स्पेशल एडवांटेज, यानी जो रोमांस है वो अमीरों का चोचला है, अमीरों का स्पेशल एडवांटेज है, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड, नहीं बेरोजगारों का प्रोफेशन नहीं है रोमांस, यानी रोमांस का गरीबों से कोई लेने देना नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही सटायर कर रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड, रीडर्स को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उस वक्त अपर सोसाइटी का दिमाग इतने बड़े हुए थे कि उनकी शादी अपर सोसाइटी के मेंबर से ही होना चाहिए, पैसा ही सब कुछ था उन लोगों के लिए। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहते हैं लैकिंग इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, यानी गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जो उनके हाथ में नहीं है उसको पाने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए, ना कभी अपनी औकात भूलनी चाहिए। तो ये एक तरीके से गरीबों के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड, बल्कि कमेंट कर रहे हैं अमीरों को कि गरीबों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं, अगर उनको किसी अपर सोसाइटी के मेंबर से प्यार हो गया है तो उनको अपनी औकात याद रखना चाहिए। कमेंट हो रहा है ह्यूई अर्स्किन पे, जो आगे डिपिक्शन होने वाला है हमसे। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूई अर्स्किन नेवर रियलाइज, ये जो सच है ना कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, ये सारे जो सच है मॉडर्न लाइफ के, ये ह्यूई अर्स्किन ने कभी रियलाइज ही नहीं किया। पुअर ह्यूही, बेचारा ह्यूही इंटेलेक्चुअली, यानी अगर बुद्धि के अनुसार देखा जाए, यानी उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं थी, ही वाज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, मतलब वो बहुत होशियार तो नहीं था। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। और अगर उसके बात करने के स्टाइल को देखा जाए तो वो कभी ब्रिलियंट बातें नहीं करता था, ना ही इल नेचर्ड करता था, नहीं बैड टेम्पर्ड, गुस्से का बहुत तेज था, या किसी से असभ्य तरीके से पेश आता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो बहुत बढ़िया दिखता था। उसके क्रिस्प ब्राउन हेयर थे और क्लियर कट प्रोफाइल था, ग्रे आईज थी, और वो पॉपुलर था आदमियों के बीच, उतना ही पॉपुलर था जितना औरतों के बीच, यानी कि मेन एंड वीमेन इक्वली उसको पसंद करते थे। एंड ही हैड एवरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। अकम्प्लिशमेंट मीन्स अचीवमेंट, उसके पास हर एक अचीवमेंट थी, सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो था पैसा बनाना, यानी वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो कमाता अच्छा नहीं था। His father had bequeathed him his cavalry sword. bequeathed कहते हैं जायदाद में कुछ छोड़ देना, और कैवलरी का मतलब होता है आर्मी। उसके फादर ने मरने के बाद जायदाद में क्या चीजें छोड़ी थी उसके लिए, एक तलवार थी, केवल तलवार, जो कि उस वो आर्मी में थी तो वही वाली तलवार थी, और कुछ बुक्स थी, 15 वॉल्यूम्स की बुक थी हिस्ट्री ऑफ द पेनिसुलर वॉर, ये छोड़ गए थे उसके लिए। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है कि उसके फादर ने उसके लिए क्या छोड़ा था। Huey hung the first over his looking glass, put the second. तो फर्स्ट सेकंड किसको बोला जा रहा है, दो ही चीजें उसको मिली थी, एक तलवार और कुछ बुक्स। तो पहली चीज जो तलवार थी वो अपने, उसने जो लुकिंग ग्लास जो शीशा था उसके ऊपर उसने टांग रखी थी, और दूसरी चीज उसने अपने रफ्स गाइड जो भी एक बुक है और बेलिस मैगजीन के बीच में वो 15 वॉल्यूम्स की बुक उसने रख रखी थी। एंड लिव्ड ऑन, और उसका गुजारा चलता था 200 पाउंड से, जो कि उसको आंटी उसकी दिया करती थी। उसने हर कुछ ट्राई किया था। अब मैं देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, सीधे हिंदी बता रही हूँ, आप लाइंस खुद पढ़िएगा, अगर मैं पढ़ती रहूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यानी उसने हर कुछ ट्राई किया प्रोफेशन के तौर पर। उसने स्टॉक एक्सचेंज 6 मंथ्स के लिए ट्राई किया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज उसके मुताबिक नहीं था। एक तितली का बुल्स और बियर्स के बीच क्या काम, तो तितली किसको बोला जा रहा है, ह्यूई अर्स्किन को, बुल्स एंड बियर्स उसको बोला जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज को, यानी स्टॉक एक्सचेंज के काबिल वो नहीं था। इसके बाद कुछ टाइम के लिए वो टी मर्चेंट भी रह चुका, लेकिन जल्दी ही वो थक चुका था इन पीको और सुशोंग। पीको सुशोंग चाय का नाम है बेटा, पीको ब्लैक टी होती है, सुशोंग भी एक तरीके की चाय होती है। तब जाके उसने ट्राई किया ड्राई शेरी बेचना, शेरी मतलब वाइन, तो वाइन बेचना भी उसने स्टार्ट किया, लेकिन दैट डिड नॉट आंसर, दैट मींस दैट डिड नॉट वर्क आउट, इससे भी उसका काम नहीं चला। और तफरी के लिए ऑस्कर वाइल्ड ने एक लाइन ऐड करी है कि शायद उसकी जो शेरी थी ना वो काफी ड्राई थी, इस वजह से उसका काम नहीं चला। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ डिलाइटफुल इनइफेक्चुअल, इनइफेक्चुअल कहते हैं अनप्रोडक्टिव, यानी कि बेकार इंसान, जिससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो जो,
डिलाइटफुल का मतलब होता है मजेदार, यानी अब वो कोई इंसान नहीं रह गया था सिर्फ इन्हीं खासियत उसका पहचाना जा सकता था कि वो डिलाइटफुल था, इनफेक्चुअल था, बेकार इंसान था। लेकिन उसकी प्रोफाइल परफेक्ट थी, यानी गुड लुकिंग था, हैंडसम था, कई सारे उसने प्रोफेशन ट्राई भी किए, लेकिन अब उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं था। तो मेक मैटर्स वर्स, ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है मामला और बिगाड़ने के लिए, यानी मामला ये जो चल रहा था कि वो प्रोफेशन में नहीं था, मामला और बिगड़ रहा था इस चीज से कि वो प्यार में पड़ गया था। और जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, लॉरा मर्टन नाम था उसका, वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी जिसने अपना टेम्पर और डाइजेशन इंडिया में खोया था, यानी क्योंकि वो कर्नल था उसकी ड्यूटी इंडिया में लगाई गई होगी, तो इंडिया में रहकर उसने अपना टेम्पर लूज कर लिया, यानी इंग्लिश नहीं आती है वहां के लोगों को तो उसको बहुत तो मेहनत करना पड़ती होगी, गुस्सा आता होगा किसी भी चीज पर। डाइजेशन यानी कि उसको वहाँ का इंडिया का खाना खाना पड़ता होगा, यानी उसने ये दो चीजें इंडिया में खोई थी उस कर्नल ने, टेम्पर और डाइजेशन, एंड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन। और अब यहाँ पे जब वो रह रहा था उसको ये दोनों चीज दोबारा नहीं मिल पाई। तो आप देख सकते हो कि कितनी सटायर वाली चीजें हैं और हंसी तफरी के साथ क्लेवरली सटायर किया गया है। यही ना उसके पास अब टेम्पर था और ना ही उसका डाइजेशन ठीक रहता था, तो इस तरीके से उसने दोनों चीजें इंडिया में खो दी थी। लॉरा अडोर्ड हिम, अडोर्ड मीन्स होता है लव्ड। लॉरा भी उससे प्यार करती थी। ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स। ही रेफर्स टू ह्यूई अर्स्किन। ह्यूई अर्स्किन उसके जूते के डोरियों तक को किस करने को रेडी था, यानी इस फ्रेज के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से लॉरा को पाना चाहता था। लॉरा मर्टन और ह्यूई अर्स्किन दोनों लंदन के हैंडसमेस्ट कपल थे एंड हैड नॉट अ पेनी पीस बिटवीन देम। पेनी का मतलब होता है कॉइन, और पेनी का भी कॉइन का भी पीस कर दो तो इसका मतलब हो गया अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों हैंडसमेस्ट कपल थे, दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में, सिवाय इसके कि उनके बीच पॉवर्टी का डिफरेंस था। कर्नल ह्यूई को पसंद तो करता था लेकिन एंगेजमेंट के बारे में कभी हामी नहीं भरता था, और वो कहता था कि तुम मेरे पास तब आना ह्यूई अर्स्किन जब तुम्हारे पास अपने खुद के 10,000 पाउंड हो जाए, तब हम इस मामले में सोचेंगे। और उन दिनों जब ये कर्नल ये सब बातें किया करता था ह्यूई अर्स्किन से, तो ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम। ग्लम मतलब होता है सैड, बहुत दुखी दिखता था, एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है जब आपके पास नुकसान होता है, नुकसान के बाद आप अपने को चीयरफुल करते हो, कहीं पर जाकर अपने को रिलैक्स करते हो, तो वो लॉरा के पास जाता था रिलैक्स कंफर्ट फील करने के लिए, क्योंकि उसके फादर यानी फादर इन लॉ जो थे वो उसको बहुत दुखी कर देते थे इन सब बातों से। तो एक सुबह जब वो लौट रहा था हॉलैंड पार्क से होते हुए जहाँ मर्टन्स रहते थे, यानी लॉरा मर्टन से मिलते हुए जब ये लौट रहा था, ही ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप्ड इन कहते हैं टू मीट समवन कैजुअली और इनफॉर्मली, राइट। तो वो अपनी ग्रेट फ्रेंड एलन ट्रेवर से मुलाकात करने के लिए उसके स्टूडियो पहुंच जाता है। ट्रेवर एक पेंटर था। इंडीड फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउअडेज। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ये सच बात है कि ना के बराबर लोग इस प्रोफेशन से स्किप करते हैं, नहीं हर कोई पेंटर बनना चाहता है, हर कोई आजकल पेंटिंग कर लेता है, बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। लेकिन एलन ट्रेवर एक खाली एक पेंटर नहीं था, वो एक आर्टिस्ट था, और आर्टिस्ट बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ से इस लाइन से ऑस्कर वाइल्ड एलन ट्रेवर की तारीफ करें में बताना चाह रहे हैं कि वो नॉर्मल पेंटर नहीं था, वो एक आर्टिस्ट था। और अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो वो अजीब सा दिखने वाला फेलो था। फ्रैक्टल फेस का मतलब होता है उसके चेहरे पे झाइयां थी और रेड रैग्ड बियर्ड थी, यानी उसकी अजीब सी बिखरी हुई दाढ़ी थी रेड कलर की। हालांकि व्हेन ही टुक अप द ब्रश, जब वो हाथ में ब्रश लेता था वो एक रियल मास्टर बन जाता था। और उसकी जो पिक्चर्स हुआ करती थी, लोग बहुत क्यूरियोसिटी से, बहुत ईगरली वेट करते थे, डिमांड करते थे। एलन ट्रेवर ने जब ह्यूई अर्स्किन को पहली बार देखा था, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि उसको बहुत पसंद किया था। किस बेसिस पे? क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता था, यानी उसके पर्सनल चार्म की वजह से पहली ही नजर में इस एलन ट्रेवर को ह्यूई अर्स्किन बहुत पसंद आया था। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से। यहाँ पे ही किसको बोला जा रहा है? एलन ट्रेवर को। तो एलन ट्रेवर एक बात बोला करता था कि जो लोग पेंटर होते हैं ना, उनको केवल वही लोग पसंद आते हैं जो हु आर बेटर एंड ब्यूटीफुल। बेटर का मतलब भी होता है क्यूट, लविंग, चार्मिंग। चार्मिंग और ब्यूटीफुल लोग ही पसंद आते हैं उन्हें। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू। और इन आर्टिस्ट को यानी कि पेंटर्स को केवल वही लोग पसंद आते हैं जिन पर देखने में प्लेजर फील हो, जिनको देखने में अच्छा लगे,
या फिर इंटेलेक्चुअल रिपोज मिले। यानी रिपोज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, यानी अच्छी चीजों को ही पेंटर्स हमेशा देखना चाहते हैं। और एलन ट्रेवर एक बात और बोला करता था, मेन हु आर डैंडीज, डैंडीज कहते हैं एक्सीलेंट, मोस्ट अट्रैक्टिव, यानी वो आदमी, वो मेल्स जो एक्सीलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले होते हैं, और विमेन हु आर डार्लिंग्स, जो लवली होती हैं, अच्छी होती हैं, रूल द वर्ल्ड एटलीस्ट दे शुड डू सो, यानी उनको तो दुनिया में रूल करना चाहिए, कम से कम ऐसा तो उनको करना ही चाहिए। हाउएवर, हालांकि आपको पता है कि ह्यूई एर्स्किन केवल अच्छा दिखता था, ना उसके पास कोई प्रोफेशन था, ना उसके पास कोई पैसा था, कोई वर्ल्ड को वो रूल वूल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये सोच किसकी थी, एलन ट्रेवर की। लेकिन आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूई बेटर, जब उसने ह्यूई को और जाना, तो वो उसको पसंद करने लगा, केवल उसके चार्मिंग लुक पर नहीं, बल्कि हिज ब्राइट पॉइंट स्पिरिट्स एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर। बॉयंट कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अच्छा सोचने वाला इंसान, यानी जो ह्यूई एर्स्किन था, उसके जो स्पिरिट्स, यानी कभी भी वो गलत नहीं सोचता था किसी के बारे में, हमेशा चीजों का बेटर साइड वो सोचा करता था। और वो जेनरस था, काइंड था, रेकलेस नेचर था उसका। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस लापरवाह वाला केयरलेस नहीं। एक केयरलेस होता है कि इंसान बहुत ज्यादा नहीं सोचता है किसी चीज को करने में, यानी मतलब बंदास टाइप का वो बंदा था। कौन, ह्यूई एर्स्किन। तो इन सब वजह से ये जो एलन ट्रेवर था, ये पसंद करता था ह्यूई एर्स्किन को, और इसी वजह से हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो, और उसने एंट्री दे रखी थी कि तुम मेरे स्टूडियो पे कभी भी आ सकते हो। तभी हमसे ऊपर बताया गया था, ही ड्रॉप्ड इन, ड्रॉप्ड इन का मतलब ही होता है इनफॉर्मली किसी से मिलना। तो स्टूडियो में पहुंच जाता है मुलाकात के लिए। जब ह्यूई स्टूडियो के अंदर आता है, तो वो देखता है कि जो एलन ट्रेवर है, वो फाइनल कुछ टचेस दे रहा है, कुछ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर, एक बहुत बड़ा सा पिक्चर था एक बेगर मैन का। और वो जो बेगर जो इस पेंटिंग को बनवाने में हेल्प कर रहा था, खड़ा था मॉडल बनकर, यानी हमें पहले से पता है कौन है ये, बैरन हॉसबर्ग। तो बेगर खुद खड़ा था ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, स्टूडियो के कॉर्नर पे एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मॉडल खड़े होते थे, वहां पे वो खड़ा हुआ था। He was a wizened old man. Wizened कहते हैं झुर्रियां पड़ा हुआ, wrinkled with age, तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था वो। With a face like wrinkled parchment, parchment का मतलब होता है सूखा पड़ना, मतलब सूखा सूखा सा फेस हो रहा था, झुर्रियां पड़ा हुआ फेस था उसका। And a most piteous expression, बहुत ऐसा एक्सप्रेशन वो दे रहा था जिसपे तरस आ जाए। पिटियस मतलब हम उस पे तरस खाने लगे, ऐसा उसका एक्सप्रेशन था। ओवर हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पर फ्लांग लटका हुआ था एक कोट्स, मतलब होता है बहुत घटिया सा, बहुत खराब क्वालिटी का ब्राउन कलर का क्लोक। क्लोक एक गारमेंट होता है, आउटडोर गारमेंट होता है, जिसको अंग्रेज लोग कंधे पे लटका के शोल्डर पर निकलते थे, ठीक है। तो वो फटा पुराना सा पहना हुआ था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, टीयर्स एंड टैटर्स मतलब होता है फटा सटा पुराना सा। थिक बूट्स, उसके जो बूट्स थे उसमें कई जगह पैचेस लगे हुए थे, एंड कोबल्ड, और लग रहा था कि मोची ने उसको कई बार उस पर कोबलिंग करी है, उसको रिपेयर किया है। एंड विद वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, उसका एक हाथ स्टिक पर था और उसके सहारे वो झुका हुआ था, स्टिक भी रफ सी थी। while with the other, that means the other hand, he held out his battered hat for arms, और दूसरे हाथ से वो हैट पकड़ा हुआ था जो कि बैटर्ड थी। बैटर्ड का मतलब होता है डैमेज्ड, कोई चीज पहनने के बाद, बहुत ज्यादा पहनने की वजह से जो खराब से दिखने लगी, उसे कहते हैं बैटर्ड, राइट। तो बैटर्ड हैट लिए था, उसमें वो आर्म्स के लिए, आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख मांगने के लिए पकड़ा हुआ था एक तरीके से हैट। तो कुल मिला के जैसा एक बेगर होता है देखने में, बिल्कुल वैसे ही स्टैचू बनकर, मॉडल बनकर वो बैरन हॉसबर्ग खड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एलन ट्रेवर को पता है कि ये एक बेगर नहीं है बल्कि एक मॉडल है मेरे लिए, लेकिन ये बात किसको नहीं पता है, ह्यूई अर्स्किन को। इसी वजह से ह्यूई अर्स्किन जब हाथ मिलाता है एलन ट्रेवर से, तो वो बहुत फुसफुसे अंदाज में, जिससे बेगर को ना सुनाई दे, कहता है कि व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, कितना अमेजिंग मॉडल है ये। तो ट्रेवर ये सुन के बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, एन अमेजिंग मॉडल, तुम इसको अमेजिंग मॉडल कह रहे हो। फिर आगे कहता है शुड थिंक सो, हाँ अमेजिंग ही बोला जाना चाहिए इसको देख कर। तो मतलब उसको पता है कि ये बेगर नहीं है, बस बेगर बना हुआ है, तो इसी वजह से वो कमेंट सा कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि शुड थिंक सो, ऐसा सोचा जाना चाहिए कि ये अमेजिंग है। सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे, ऐसे बेगर्स रोज रोज नहीं मिलते हैं। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि ऐसे अमीर बेगर रोज रोज नहीं मिलते हैं।
लेकिन ह्यूई को कुछ पता ही नहीं इस बारे में, तो वो कहता है पुअर ओल्ड चैप, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, बेचारा बूढ़ा इंसान, कितना अजीब से, मिजरेबल मतलब बहुत पिटिएबल, बहुत दया आ रही है इसको देखकर, कैसा अजीब सा दिख रहा है ये। बट आई सपोज, लेकिन मुझे लगता है टू यू पेंटर्स, कि तुम पेंटर्स के हिसाब से इसका जो चेहरा है, इस भिखारी का जो चेहरा है, ये इसकी किस्मत है। तो ट्रेवर जवाब देता है सर्टेनली, बिल्कुल यही बात है। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू, मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते हो कि एक भिखारी का जो चेहरा होना चाहिए वो खुश दिखना चाहिए। यानी अगर इसका चेहरा ऐसे ही है पिटीएबल, जिस पे तरस आए, तो ये इसकी किस्मत है, क्योंकि ये भिखारी है तो उसका चेहरा ऐसा ही होगा। इसके बाद ये भी देखता है कि ये जो बेगर था बहुत कंफर्टेबल सीट पे दीवान पे बैठा हुआ था, तो उसको देख के पूछता है कि ये बताओ एलन ट्रेवर, कि एक मॉडल को ऐसे बैठने के लिए कितना पेमेंट मिलता है, इसको क्या मिलता है। तो जवाब देता है एलन ट्रेवर, अ शिलिंग एन आवर, 1 घंटा बैठने के लिए 1 शिलिंग मिलता है। तो शिलिंग इज अ यूनिट ऑफ करेंसी। उसके बाद एलन से पूछता है ह्यूई कि ये बताओ एलन, कि तुम्हें कितना मिलता है इस पिक्चर के लिए। ओह फॉर दिस आई गेट 2000, मुझे 2000 मिलता है। तो वो पूछता है 2000 पाउंड्स मिलते हैं तुम्हें? कहता है नहीं, पाउंड्स नहीं, हमें गिनीज मिलते हैं। जितने भी पेंटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनको हमेशा गिनीज मिलते हैं। गिनी भी करेंसी होती है, एक गिनी इज इक्वल टू होती है 25 शिलिंग्स। इसके बाद ये हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इन मॉडल को भी अच्छा परसेंटेज मिलना चाहिए, जितना तुम्हें मिलता है उसका अच्छा परसेंटेज इनको भी मिलना चाहिए। वो भी तो मेहनत करते हैं, एज हार्ड एज यू डू, जितना मेहनत तुम कर रहे हो पेंट करने में, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। इस पे ट्रेवर को थोड़ा सा गुस्सा आता है, कहता है नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो तुम। एक तरफ देखो पेंट करने की जो ट्रबल होती है, कितनी परेशानी होती है पेंट करने में, कितनी बारीकी से पेंट किया जाता है, एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस इज, और ये लोग क्या करते हैं, मॉडल आराम से एक जगह खड़े ही तो रहते हैं। तो मेहनत कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ कि वो कर रहा है। इसके बाद ट्रेवर कहता है ठीक है ह्यूई, बस जो तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक वक्त तुम्हारे लाइफ में आएगा, वो वक्त जरूर आएगा कि जब आर्ट को भी लोग मैनुअल लेबर की जो मतलब मेहनत लगती है इस प्रोफेशन में, ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो भी समय आएगा। बट यू मस्टंट चैटर, लेकिन तुम बकवास ना करो, तो चैटर, मुझसे ज्यादा बातें मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तुम सिगरेट पियो और शांत रहो। कुछ समय बाद नौकर आता है। किसका नौकर? एलन ट्रेवर का एक सर्वेंट आता है और बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है, फ्रेम मेकर है, आपसे बात करना चाहता है। तो एलन ट्रेवर वहां से चला जाता है ह्यूई से ये बोलकर कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी फौरन ही आता हूँ लौटकर। उस ओल्ड बेगर मैन ने, यानी कि उसी भिखारी ने, जो हमें पहले से पता है कि वो बैरन हॉसबर्ग है, वो एडवांटेज ले लेता है इस बात का कि ट्रेवर अभी कहीं बाहर गया है, तो वो अपनी पोजीशन, जो एक जैसी पोजीशन वो इतनी देर से बनाया था, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है कुछ समय के लिए, और एक वुडन बेंच पर वो बैठ जाता है जो उसके पीछे ही थी। He looked so forlorn and wretched. forlorn कहते हैं बहुत ज्यादा दुखी, एंड wretched कहते हैं अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत। यानी वो देखने में इतना दुखी, लोनली, मिजरेबल लग रहा था कि ह्यूई कुड नॉट हेल्प पिटीइंग हिम, कि ह्यूई से रहा नहीं गया। कुड नॉट हेल्प का मतलब है मदद करना नहीं, कुड नॉट हेल्प डूइंग समथिंग, एक फ्रेज होता है। यानी उससे नहीं रहा गया बिना तरस खाए, यानी वो उस पर तरस खाने लगा, और उसे ये महसूस हुआ कि चलो पॉकेट में देखते हैं कि कितना पैसा है, चलो उसको देने के लिए पैसे देखता हूँ मैं अपनी जेब में कितना पड़ा हुआ है। ऑल ही कुड फाइंड वाज अ सोवरेन एंड सम कॉपर्स। तो सोवरेन कहते हैं फॉर्मर ब्रिटिश गोल्ड कॉइन, और कॉपर्स भी कॉइन्स ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं होती थी इन कंपैरिजन टू शिलिंग और पाउंड्स वगैरह, क्योंकि पुराने होते थे ये सब। तो उसको सिर्फ यही मिलता है। तो वो मनीमन सोचने लगता है, पुअर ओल्ड फेलो, बेचारा गरीब इंसान, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू। जो चीज़ें मेरे पास वक्त मौजूद है, सोवरेन और कॉपर्स, मुझे लगता है कि इसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर अ फोर्टनाइट। एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सोवरेन इनटू द बेगर्स हैंड। और जैसे ही हुई उस बेगर के हाथ में ये सोवरेन रख देता है, स्लिप्ड का मतलब रख देता है, तो उसको ये एहसास होता है कि इट मीन्स नो हैंडसम फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए वो अब कोई कैब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सोवरेन उसने दिया था इसके हेल्प से वो सवारी यानी कैब लेकर इधर उधर जाता था। तो वो अब ये कह रहा है कि मुझे 2 हफ्तों तक पैदल ही चलना पड़ेगा, मैंने इसको इतना दे दिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड, देखिए स्टार्ट का मतलब ऐसा होता है शुरू करना। यहाँ पे मीनिंग ये है कि बहुत देर से वो एक ही पोजीशन में बैठा था, तो
उसने कुछ चेंज लिया, और चेंज कैसे लिया? अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। विदर्ड मतलब सूखे, ड्राइड, और फ्लिटेड कहते हैं मूव्ड, यानी उसके चेहरे पर एक मुरझाई सी, एक फेंट सी स्माइल आई उसके ड्राइड लिप्स पर, और वो बोला थैंक यू सर, थैंक यू। देन ट्रेवर अराइव, तब वहां ट्रेवर आ जाता है और ह्यूई उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। लीफ ब्लशिंग मतलब बहुत ब्लश कर रहा था, वो शर्मा रहा था, उसने जो भी किया फकीर को देने के बाद जो एक अजीब सी हालत होती है हमारी, तो वो ब्लश कर रहा था। इसलिए भी ब्लश कर रहा हूँ कि मैंने इसकी ज़्यादा हेल्प नहीं करी, सिर्फ एक सोवरेन दिया, ठीक। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ही स्पेंड द डे विद लॉरा। इसके बाद वो बचा हुआ दिन लॉरा के साथ स्पेंड करता है, और लॉरा से थोड़ी सी चार्मिंग स्कोल्डिंग, बहुत प्यार भरी सी डांट भी खाता है। तो किस बात के लिए लॉरा उसको डांटती है कि तुमने फजूल खर्ची क्यों की, उसको, उस बेगर को क्यों दे दिए जो तुम्हारे पास था, और अब तुम्हें घर पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो प्यार भरी डांट भी पड़ती है उसको लॉरा से, उस बेगर को थोड़ी सी भीख देने की वजह से। तो याद रखिएगा कि लॉरा का नेचर कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती कि गरीबों की मदद की जाए। यहाँ पे चार्मिंग स्कोल्डिंग लिखा है, यानी कि प्यार भरी डांट, क्योंकि उसके लवर को अब पैदल चलना पड़ेगा घर, उसको थोड़ी इस बात की तकलीफ हो रही है, तो इस वजह से वो प्यार भरी डांट लगा रही है। That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock. उस रात ह्यूई अर्स्किन, स्ट्रॉल मतलब होता है सैर लगाना, सैर सपाटे पर निकलता है पैलेट क्लब में 11 बजे के करीब, और वहां उसको ट्रेवर मिलता है। ट्रेवर क्या कर रहा था? बैठा हुआ था स्मोकिंग रूम में और वाइन पी रहा था हॉक एंड सिल्वर नाम की। तो एलन ट्रेवर को देखकर ह्यूई अर्स्किन पूछता है कि वेल, तुमने वो पिक्चर कंप्लीट कर ली जो तुम कंप्लीट कर रहे थे? और फिर वो अपनी सिगरेट जलाता है। तो ट्रेवर जवाब देता है फिनिश एंड फ्रेम, यानी फिनिश भी कर लिया, उसको फ्रेम भी कर दिया। बाय द बाय का मतलब है बाय द वे, और बाय द वे यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। वो सब छोड़ो, तुम एक मजे की बात सुनो ह्यूई अर्स्किन, तुमने एक जीत हासिल करी है। यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, तुमने एक जीत हासिल करी है। दैट ओल्ड मॉडल, जो ओल्ड मॉडल जिसको तुमने कल देखा था, वो तुम्हारे डिवोटेड हो गया है, तुमको बहुत पसंद करने लगा है। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, और इतना ज्यादा वो तुम्हें लाइक करने लगा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताने पड़ा, कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारी इनकम है, और तुम चाहते क्या हो। ह्यूई बोलता है माई डियर एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। शायद मुझे वो रास्ते में मिलेगा जब मैं भी घर जाऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि ये सब तुम मजाक कर रहे हो, मेरे डिवोटेड क्यों होगा, बेचारा ओल्ड एज बदकिस्मत इंसान, काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। कितना खराब सी बात है, ड्रेडफुल, कितनी डरावनी सी चीज है, कितनी अजीब सी बात है, कोई इतना भी पिटिएबल हो सकता है। तुम्हें पता है मेरे पास घर में कुछ कपड़े हैं पुराने से, तुम्हें लगता है कि वो ये मुझसे ले लेगा, ये कपड़े पहनना पसंद करेगा? क्योंकि मैंने देखा कि उसके जो रैक्स, उसके जो कपड़े थे वो कई जगह से फट रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ उसको पुराने से कपड़े दे दूं, मेरे घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इस पर ट्रेवर उसकी लेग पुलिंग करता है कि बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, लेकिन वो उन कपड़ों में बहुत शानदार लग रहा था। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग, मैं उसको फ्रॉक कोट में नहीं पेंट करूंगा। फ्रॉक कोट पहले जमाने में अंग्रेज लोग पहनते थे, तो इस वक्त, जिस वक्त की स्टोरी है, उस वक्त ये बहुत कॉमन नहीं था, बहुत पुराना हो चुका था। तो वो ये टांग खींच रहा है कि तुम अपने यहाँ के कपड़े दोगे जो तुम्हारे पिछले जमाने के कपड़े होंगे, फ्रॉक कोट तुम दोगे उसको, मैं उसको फ्रॉक कोट में नहीं पेंट करने वाला हूँ। व्हाट यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमांस, और जिसे तुम फटे पुराने कपड़े कह रहे हो ना, आई कॉल रोमांस। रोमांस का मतलब हमेशा वही नहीं होता बर्न गर्ल वाला, रोमांस का मतलब लिटरेचर में एडवेंचर भी होता है। तो ये कह रहा है पेंटर एलन ट्रेवर की जिसे तुम फटे पुराने कपड़े कह रहे हो वो मेरे लिए एडवेंचर है, यानी मैं उन्हीं कपड़ों को पेंट करना पसंद करता हूँ। दिस इज एन एडवेंचर टू मी। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू, तुम्हें जो चीज गरीबी लग रही है, पिक्चरनेस टू मी। पिक्चर्स कहते हैं अट्रैक्टिव, लवली, वही तो हम पेंटर्स के लिए लवली चीज है कि हम उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाए। हाउएवर, ठीक है, फिर भी आई टेल हिम ऑफ योर ऑफर, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में जो तुम कपड़ा देना चाह रहे हो उसको बता जरूर दूंगा। यानी अब तक एलन ट्रेवर ने ह्यूई को बताया ही नहीं है कि वो बेगर है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब बात सुनकर ह्यूई एलन से बोल पड़ता है कि तुम पेंटर्स का बिल्कुल दिल नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हारे लिए गरीबी बहुत अच्छी चीज है पेंट करने की, और जिसे तुम फटे पुराने कपड़े कह रहे हो वो मेरे लिए एडवेंचर है, तुम लोग का दिल नहीं होता, तुम लोग हार्टलेस होते हो कितने। तो ट्रेवर जवाब देता है कि आर्टिस्ट का जो दिल होता है वो उसके दिमाग में होता है, यानी हम दिमाग से सोचते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो बिजनेस है पेंट करने का, और बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट, यानी कि हम दुनिया को
वैसे ही लेते हैं जैसा हम उसे देखते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। भाई हमें जो दिख रहा है हम उस पे वर्क करेंगे, हमें इसको सुधारने की नहीं पड़ी है। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि लॉरा कैसी है? तुम्हें पता है जो ओल्ड मॉडल है, यानी जिस बेगर की तुम बात कर रहे हो, ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, वो तुम्हारी लॉरा में काफी इंटरेस्टेड है। तो उस पर ह्यूई को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुमने लॉरा के बारे में भी उसको बता दिया है? तो इस पर जवाब देता है एलन ट्रेवर, सर्टेनली, हाँ हाँ मैंने बता दिया है, और मैंने ये भी बता दिया है कि 10,000 पाउंड तुम्हें चाहिए, यानी उसका फादर 10,000 पाउंड चाहता है, तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, रेड रेड एंड एंग्री होके बोलता है कि तुमने मेरे सारे प्राइवेट अफेयर्स उस बेगर को बता दिए, ओल्ड बेगर को बता दिए। तो अब जाके ट्रेवर राज खोलता है उस ओल्ड बेगर का। वो कहता है माय डियर बॉय, बॉय किसको बोला जा रहा है? ह्यूई अर्स्किन को। कि माय डियर ह्यूई अर्स्किन, वो जो ओल्ड बेगर जिसको तुम कह रहे हो कि वो ओल्ड बेगर है, वो यूरोप के अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमियों में से एक है। और तुम्हें पता है वो अकाउंट से पैसा निकाले बिना, यानी जितना कैश उसके पास है वो उससे ही पूरा लंदन खरीद सकता है। हर कैपिटल में उसका एक घर है और वो सोने की प्लेट में खाता है। और वो रशिया को आराम से वॉर करने से रोक सकता है कभी भी वो चाहे। यानी इन लाइंस के जरिए बताया जा रहा है वो कितना अमीर है, वो ओल्ड बेगर जिसका नाम बैरन हॉसबर्ग है। ह्यूई को बड़ा धचका लगता है, शॉक लगता है, कहता है व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन? व्हाट ऑन अर्थ एक फ्रेज होता है जब आप वाई करके पूछना चाहते हो विद सरप्राइज, बहुत ज्यादा चौंक के जब क्यों करके पूछना चाहते हो, तो वहां पे ये फ्रेज यूज होता है व्हाट ऑन अर्थ, यानी कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो ट्रेवर समझाता है कि जो मैंने कहा सही कहा, जो ओल्ड मैन तुमने कल देखा था ना स्टूडियो में, वो बैरन हॉसबर्ग है। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरे सारे पिक्चर्स खरीदता है, और उसने मुझे कमीशन दिया था, यानी कि मुझे कमांड दिया था 1 महीने पहले कि मैं उसका एक पेंटिंग बनाऊं एक बेगर के तौर पे। और मुझे कहना चाहिए कि उसने बड़ा शानदार फिगर बन के दिखाया मॉडल के रूप में इन हिज रैक, अपने फटे पुराने कपड़ों में। और शायद मुझे ये कहना सही लगेगा कि मेरे रैग्स में, मेरे फटे पुराने कपड़े वो पहना हुआ था, वो ओल्ड सूट जो पहना था वो मैंने स्पेन से लिया था। अब जब ह्यूई ये बात सुनता है तो कहता है बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवेंस, ओ माय गॉड, आई गेव हिम अ सोवरेन, मैंने उसको एक सोवरेन दे डाला। एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिस्मे, और वो आर्म चेयर जो पास में रखी हुई थी उस पे बैठ के एकदम पीछे होकर बैठ जाता है। डिस्मे मतलब बेचैनी, उसके चेहरे पे बेचैनी बहुत ज्यादा दिख रही थी कि वो घबरा रहा था कि उसने एक इतने अमीर आदमी को एक छोटा सा सोवरेन दे डाला। ट्रेवर चिल्ला के कहता है सोवरेन दे डाला उसको? उसको एक टाका लगता है हंसी का, वो हंसता रहता है इस बात को सुनकर और कहता है माय डियर बॉय यू विल नेवर सी इट अगेन, अब तुम्हें वो सोवरेन मिलने से रहा। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, सेड ह्यूई सल्कली। सल्कली कहते हैं गुस्से भरे अंदाज में, दांत पीसते हुए या चिड़चिड़ाते हुए। चिड़चिड़ाते हुए ह्यूई कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना कि वो एक ओल्ड बेगर जो है वो बैरन हॉसबर्ग है, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, तो इस तरीके से मैं बेवकूफ तो ना बनता। तो उसके जवाब में ट्रेवर कहता है कि वेल टू बिगिन विद, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ऐसा कि तुम इस तरीके से भीख दे दोगे, उसको भीख बांटते फिरोगे। इन दैट रेकलेस, रेकलेस मतलब केयरलेस, कैसा वाला केयरलेस जो नतीजों को नहीं सोच के कुछ भी कर देता है, यानी कि मुझे नहीं पता कि तुम उसको भीख दे दोगे बिना कुछ सोचे समझे। आई कैन अंडरस्टैंड योर किसिंग अ प्रेटी मॉडल, मुझे ये तो लग सकता है कि तुम किसी खूबसूरत मॉडल को देखकर उसको किस तो कर सकते हो, मतलब मैं ये दिमाग में तो ला सकता हूँ, बट यू आर गिविंग अ सोवरेन टू एन अगली वन, एक गंदा सा आदमी दिखने वाले को तुम एक सोवरेन दे दोगे? बाई जोब नॉट, मतलब ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे लगा ही नहीं था। बिसाइड, और इसके अलावा द फैक्ट इज, ये भी फैक्ट है कि आई रियली वॉज नॉट एट होम टूडे। टू बी एट होम का मतलब होता है टू बी कंफर्टेबल। मैं कोई कंफर्टेबल वे में तो नहीं था उस वक्त कि मैं घर पे बैठा हूँ आराम से कि मुझे कुछ समझ आ रहा हो। तुम आए थे मेरे काम के वक्त, मैं काम कर रहा था उस वक्त, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें बता दूं। एंड व्हेन यू केम इन आई डिडंट नो वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन, मुझे ये भी लगा कि तुम जैसे ही आए, मुझे नहीं पता था कि शायद हॉसबर्ग को अपना नाम सुनकर अगर मैं बता देता कि ये जो बेगर है ये हॉसबर्ग है, तो उसको अपना ये नाम सुन के खराब ना लगता, क्योंकि वो अपने पूरे ड्रेस में तो था नहीं, तो इसीलिए मैंने उसका नाम मेंशन करना जरूरी नहीं समझा उस वक्त। अब ह्यूई कहता है कि व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, वो बैरन हॉसबर्ग मुझे कितना डफर समझ रहा होगा कि मैंने उसको सुगंध दे डाला। तो ट्रेवर्स को बताता है कि नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा जोश में था जब तुम वहां से निकले हो ना।
ही केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, चकलिंग कहते हैं मुस्कुराना, अंदर ही अंदर मुस्कुराना, बाहर से ना दिखाना। तो वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था खुद से, एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, अपने ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स को वो रब कर रहा था, यानी कुछ सोच रहा था, तुम्हारे ही बारे में कुछ सोच रहा था। आई कुडंट मेक आउट, मेक आउट मतलब होता है अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है तुम्हारे बारे में, बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुमने उसको सोवरन ने डाला, तो यही सब वो सोच रहा था। अब यही तुम्हारा जो सोवरेन तुमने उसको दिया है वो इन्वेस्ट करेगा तुम पर, यूं ही, और हर 6 महीने में तुमको वो इसका इंटरेस्ट पे करा करेगा, और हर डिनर के बाद उसके पास एक ये कहानी बताने को होगी कि किस तरीके से उसको एक सोवरेन मिला था। इसके बाद यूवी कहता है कि आई एम एन अनलकी डेविल, मैं कितना मनहूस इंसान हूँ, कितना बदकिस्मत इंसान हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड, अब सबसे अच्छी चीज मैं जो कर सकता हूँ फिलहाल वो ये है कि मैं जाऊँ सो जाऊँ। एंड माई डियर एलन, यू मस्टंट टेल एनीवन, और तुम किसी और को ये बात ना बताना प्लीज। आई शुडंट डेयर शो माई फेस इन द रो, मैं किसी को अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि मैंने जो ये काम कर दिया है ना, एक कितने बड़े इंसान को मैंने एक छोटा सा एक सोवरन दे डाला, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, तुम ये बात और किसी को ना बताना, मैं बस जा रहा हूँ सोने के लिए। एलन ट्रेवर जब ये देखता है कि ह्यूई को बहुत ज्यादा फील हो गया है, गिल्ट फील हो रहा है, तो उसको समझाता है, नॉनसेंस, तुम बेकार में बातें सोच रहे हो, बकवास सोच रहे हो, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट। ह्यूई, ये जो मैटर हुआ है इससे तो तुम्हारा हाईएस्ट क्रेडिट समझ में आ रहा है। फिलेंथ्रोपिक कहता है जेनरस, कि तुम कितना जेनरस हो, कितना काइंड हो, ये सामने आया, तुम एम्बेरसमेंट क्यों फील कर रहे हो, सही है सब कुछ, एंड डोंट रन अवे, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम मुझसे लॉरा के बारे में बातें कर सकते हो, उतनी बातें जितना तुम चाहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से मत जाओ। हाउएवर, बट ह्यूई वुडंट स्टॉप, ह्यू नहीं रुका बट वॉक होम, घर चला गया, फीलिंग वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी होते हुए, और एलन ट्रेवर को हंसते हुए छोड़कर, एलन ट्रेवर को अभी भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी उसके इस काम पर, तो हंसते हुए एलन ट्रेवर को छोड़कर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूई अर्स्किन अपने घर पे ब्रेकफास्ट ले रहा था, तो उसका नौकर उसके पास आता है एक कार्ड लेकर। उस कार्ड पे कुछ लिखा था, उसपे ये लिखा था कि ये जो लेटर है वो बैरन हॉसबर्ग की तरफ से। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपॉलजी, ह्यूई अपने से कहता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि उसने ये लेटर इसलिए भिजवाया है ताकि मैं उससे माफी मांगू। ही हैज कम फॉर एन अपॉलजी, वो अपॉलजी मांगने नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि मैं उससे माफी मांगू क्योंकि मैंने एक गलती कर दी है। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप, और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जो भी मिलने आया है इस लेटर के साथ उसको यहाँ लेके आओ। एक ओल्ड जेंटलमैन गोल्ड स्पेक्टिकल्स के साथ, ग्रे हेयर, यानी उसके बूढ़ा सा था वो, वाइट हेयर थे उसके, तो वो आता है कमरे में और स्लाइट फ्रेंच एक्सेंट में कहता है कि हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर अर्स्किन, क्या मैं, मॉन्जेर का मतलब होता है मिस्टर, क्या मैं मिस्टर अर्स्किन से बात कर रहा हूँ। ह्यू बाउड, ह्यू झुक के जवाब देता है कि हाँ मैं ही अर्स्किन हूँ। और इसके बाद वो आदमी जो आया था, बूढ़ा इंसान, ओल्ड जेंटलमैन, वो कहता है आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है। द बैरन, अपनी बात वो कंटिन्यू भी नहीं करने पाता है, कुछ बताने जा रहा था, इससे पहले वो कुछ कह पाता है कि ह्यू ही डर के मारे स्टैमर करने लगता है, हकला हकला के बोलने लगता है कि आई बेग सर, मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज आप उनसे मेरी सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज बोल दीजिएगा, मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ, मेरी माफी वहां तक पहुंचा दीजिएगा। अब इस बात को सुनने के बाद ओल्ड जेंटलमैन उस ह्यूई अर्स्किन से स्माइल के साथ कहता है कि द बैरन हैज कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, अरे बैरन ने कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। और वो आगे एक सील्ड एनवेलप बढ़ा देता है ह्यूई अर्स्किन को। उस लिफाफे पे लिखा था कि एक वेडिंग प्रेजेंट है ह्यूई अर्स्किन और लॉरा मॉर्टन के नाम पर, एक ओल्ड बेगर की तरफ से, और उसके अंदर एक चेक रखा था 10,000 पाउंड्स का। और जब दोनों की शादी हो जाती है तो एलन ट्रेवर वॉज अ बेस्ट मैन। बेस्ट मैन का मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा आदमी नहीं, द बेस्ट मैन, बेस्ट मैन कहा जाता है दूल्हे का जो साथी होता है, जो ब्राइडग्रूम को हेल्प करता है प्रिपरेशंस में, तो वो एलन ट्रेवर ने किया था इसकी शादी में, यानी पूरा पूरा काम देखा था ह्यूई अर्स्किन की शादी में। और बैरन ने उसकी वेडिंग ब्रेकफास्ट पे एक स्पीच भी दी थी। लास्ट में एलन एक लाइन बोलता है जो बहुत फेमस लाइन है, वो बोलता है मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, बट बाय जोव मींस बाय गॉड, मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टिल। ये वही चीज है जो मैंने आपको टाइटल एनालिसिस में समझाया था। एलन ये कह रहा है कि मिलियनियर मॉडल्स का मिलना बहुत ही रेयर होता है, यानी कोई ऐसा मिलियनियर इंसान खुद को मॉडल
पेंटिंग के लिए बनाना चाहता है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। लेकिन मॉडल मिलियनेयर्स उससे भी कम पाए जाते हैं। मॉडल मिलियनेयर का मतलब ये है कि ऐसा एक रोल मॉडल टाइप मिलियनेयर जो दूसरों को भी एक लर्निंग दे पाए कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, ना सिर्फ वो पैसे से बड़ा होना चाहिए। यानी मिलियनेयर मॉडल्स यानी ऐसे मॉडल जो पेंटिंग के लिए अपने को पेश करते हैं। बहुत सारे मिलियनेयर मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे हीरोइंस होती हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस होते हैं जो अपना पेंटिंग के लिए खड़ी होती है, तो वो मिलियनेयर भी हो सकती है। तो ये रेयर एनफ है, यानी अ, बहुत ही कम पाया जाता है ऐसे लोग। लेकिन मॉडल मिलियनेयर्स उससे भी कम पाए जाते हैं। मॉडल मिलियनेयर्स का मतलब एक ऐसा रोल मॉडल जो दूसरे मिलियनेयर्स के लिए वर्क करे, उसको सीख देने में। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन वर्थ वाइल आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।